कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। ताल ठोके में आज बहस मदरसों के सर्वे और उस पर होने वाली सियासत, जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। जल्दी से एक कमेंट सैयद असीम वकार में आपका लूंगी, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। अच्छा, सैयद असीम वकार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुफ्ती वजाद कासमी, यहां पर एक तो कहा जा रहा है कि दीन की पढ़ाई में सरकार की दखलंदाजी है, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम तो मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। इस पूरी लड़ाई में मदरसे खड़े कहां हैं? देखिएगा, मदरसे मॉडर्न होना चाहते हैं और मदरसे के स्टूडेंट भी मॉडर्न होना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल मदरसे के जो स्टूडेंट हैं वो जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में वो वहाँ से फारिग होने के बाद जाते हैं। आपको याद होगा कि जब मदरसों के सर्वे की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो दारुल देवबंद में एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसी मीटिंग में इन्हीं मदनी साहब ने ऐलान किया था कि हम अपने मदरसों में कम से कम 10वीं क्लास तक तालीम करेंगे और वो ज़रूरी होगी। अब ये पता नहीं ये कौन सा निसाब होगा, कौन सा कोर्स होगा। अब ये महीना भर ही इन बातों को हुआ है। आज ये कह रहे हैं कि हमें ना मदद चाहिए और ना हमें वो तालीम लेनी है। देखिए, ना मदरसों को दिक्कत है, ना स्टूडेंट्स को दिक्कत है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मदनी साहब के बगैर मशवरे के ही सैकड़ों हज़ारों मदरसों ने अपने यहाँ ज़्यादातर कम से कम 8 और नहीं तो 10वीं क्लास तक तालीम कर रखी है और उनके पास मान्यता है। मसला दरअसल ये रहनुमाई का, लीडरशिप का, ठेकेदारी का है। और ये तय मदरसों को करना चाहिए कि उनको सरकार से मदद लेनी है या नहीं लेनी है। और जिन मदरसों में अब तक मान्यता का मसला चल रहा है तो उनमें कोर्सेज वही चल रहे हैं जो स्कूलों में हैं, जो सरकार के कायमशुदा और सरकार ने जिनको मान्यता दी है। और कुछ चीज़ें जो है वो अटपटी सी लगती है मेरे को। जब सरकार मदद देने की बारी आती है, अब ये मौलाना अबुल कलाम फाउंडेशन ऐसे कुछ सरकार ने सेंट्रल में बनाया हुआ है और उसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट है और मदरसे वालों की वहाँ लाइन लगी हुई है और बड़ी बड़ी फाइलें बनाकर वहाँ से आते हैं मांगने के लिए वो। और सरकार ने जब जब मदरसों को बजट देने की बात की, लोगों ने लिया भी है, लगाया भी है। और एक तरफ मदनी साहब कह रहे हैं इनको कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, वाकई इनको नहीं चाहिए, ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि इनको अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, अमेरिका से लेके दुबई तक इनको बहुत माल मिलता है, इनको जरूरत नहीं है। ठीक है। मेरे जैसे किसी गरीब मौलवी को जरूरत होगी ना सरकार की मदद की, जिसके पास कुछ है ही नहीं, रोटी खाने के लिए भी नहीं है, उसको जरूरत होगी मदरसे की। और दूसरी बात, मोहसिन भाई एक बात कह रहे थे अभी कि दारुल देवबंद का रजिस्ट्रेशन नहीं है। दारुल देवबंद का रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन के मालिक यही मदनी साहब लोग हैं। और फिलहाल दारुल इन्हीं के चुंगल में है। और दारुल में अब स्टूडेंट बाहर के नहीं आते, पहले कभी आते होंगे, अभी सिर्फ हिंदुस्तान के स्टूडेंट हैं। हमें दारुल पर सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए, वो बहुत होशियार लोग हैं सब। और दूसरे जो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार मदरसों को मदद दे भी दे तो क्या शरीय एतबार से वो जायज नहीं है इन मौलवियों के लिए? ये शरीयत पर बात करें ना भाई आकर के। ठीक है, मैं एक मदरसा चलाना चाहता हूं, मुझे उसमें 8वीं 10वीं तक की तालीम करनी है, तो मैं सरकार से मदद ले सकता हूं। ठीक है, आप जवाब लीजिए। अब सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं सरकार तो मदद ही करना चाह रही है, मदरसे भी मदद के लिए तैयार हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं मदद मिले, तो फिर दिक्कत सियासत को ही हुई ना। ये कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह की नहीं करना चाहते हैं। अगर इनका एम खाली एजुकेशन होता कि बच्चों की एजुकेशन, तो उत्तर प्रदेश में जो बेसिक स्कूल हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार थे, जिन स्कूलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का 18,000 करोड़ का बजट है, वो 25,000 स्कूल प्राइमरी बंद ना होते। दीवारें गिरी जा रही हैं, प्लास्टर नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, टीचर नहीं है, भैंसें बंद रही हैं, गाय बंद रही हैं, कुत्ते खेल रहे हैं उन स्कूलों में, उनकी बाउंड्री गिर गई है, वहां टीचर्स नहीं हैं। सर, आप मदरसों पे और बात कर बच्चे भी नहीं हैं। डिबेट मदरसों पर हो रही है। अगर मैडम, आपकी दिक्कत जानती क्या है? आप सरकार के खिलाफ सुन नहीं पाते। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, मैं अगर कुछ मुद्दे पर झूठ बोला हो, मुझे गलत बोला हो तो बता दीजिए। जरूरत नहीं है। और मेरी डिबेट आप सिर्फ देखा ना करें, सुना भी करें। मुझे पता है मेरे सवाल आपको चुभ जाते हैं, वो आपकी दिक्कत है, उसे मैं अपनी दिक्कत नहीं बनाऊंगी। सुनिए, आप ये बताइए, अभी जो दलीलें रख रहे थे, आप सीधा जवाब दीजिए, मुझे मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। आपके सर्टिफिकेट के लिए आपको गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाती मैं।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पैनलिस्ट मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, जनता मेरा सर्टिफिकेट है। सुनिए सर, ध्यान से सुनिए, सवाल दोबारा दोहरा रही। सैयद असीम वकार, ये बताइए, अभी आपने मुफ्ती वजाद कासमी को सुना, वो कह रहे हैं आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना, आप दीजिए उस पर जवाब। मदरसों पर क्या दिक्कत है आपको, बताइए वो। देखिए ये है आरएसएस के मुफ्ती। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में एनसीईआरटी लागू करेंगे, और मेरी मांग ये है कि क्यों ना उत्तर प्रदेश के सभी जो सरकारी स्कूल हैं इनमें आप एक सब्जेक्ट बढ़ा दीजिए अरबी उर्दू का, सभी स्कूलों में बढ़ा दीजिए, कोर्स बढ़ा दीजिए और सब बच्चों को तालीम दीजिए, जो मुसलमान बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाइए, तो आपका एम भी पूरा हो जाएगा और दीनी तालीम भी हो जाएगी। चलिए ले लीजिए इस पे मुफ्ती वजाद कासमी। अब वो कह लगे लैपटॉप, नहीं आप बोले, नहीं सुनिए आप बोले लैपटॉप। देखिए उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो या कहीं भी 2 से 3% लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। वो लोग ये जानते हैं कि मदरसे में उनको स्कूली शिक्षा नहीं मिलेगी, वो दीनी तालीम के लिए भेजते हैं, जानते बूझते और समझते हुए। इस्लामिक शिक्षा, कुरानी शिक्षा और रसूलुल्लाह की हदीसों को पढ़ने भेजते हैं, जान के भेजते हैं। उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, जो तालीम दी जा रही है दीनी, जवाब ले लीजिए। सबसे पहला जो कोर्स है वो है आलिम का। जनता को समझाने के लिए करती, सबसे पहला कोर्स है हाफिज का। ठीक है, सुनिए मैडम, अरे सुन लिया मैंने आपका जवाब सर। पहले आप प्राइवेट स्कूलों पर चले गए, अब जवाब लीजिए आप। आपने अभी किसी को बताया कि आरएसएस के मुफ्ती हैं, क्योंकि आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता ना, वो या तो आरएसएस का हो जाता है, बीजेपी का हो जाता है, सरकार का प्रवक्ता हो जाता है, बस उतना ही आप दलील दे पाते हैं। जवाब ले लीजिए मुफ्ती वजाद कासमी, आपकी दलीलों पर जवाब देना चाह रहे थे। असीम भाई सुनिए, आरएसएस ने कोई दारुल इफ्ता नहीं खोली है, और मैंने वही कुरान जो अल्लाह के नबी और रसूल पर नाजिल हुआ है और वही हदीसें पढ़ी हैं, और मैं भी देवबंद से पढ़ के आया हूँ। और आरएसएस मुफ्ती पैदा नहीं करती है, वो राष्ट्र के लिए काम करने वाली जमात और वर्कर्स पैदा करती है। आप आरएसएस पर बार बार बात ना किया करें, ये आपकी नाकामी है। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये भी सर्वे करा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा कि मौलानाओं को, छोटे मदरसों को सरकार की मदद की जरूरत है। वो कहाँ दर भाई, आप जैसे मालदार मुसलमान तो चंदा देते नहीं ना, आप तो ओवैसी की पार्टी को चंदा दोगे, और आप तो दूसरे लोगों को। भाई जो गरीब मदरसे वाला है वो भीख मांग के क्या बच्चे पढ़ाएगा, वो भीख मांग के क्या बिल्डिंग चलाएगा। और फिर जब आपको इतनी तकलीफ है सरकार के पैसे से, तो वो मौलाना आजाद फाउंडेशन का सैकड़ों करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, किन मदरसों के पास जा रहा है। तो भाई मैं कह रहा हूं, वाकई बड़े मौलवियों को जरूरत नहीं है पैसे की, लेकिन जो गरीब मौलाना है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको पैसा भी लेने दीजिए सरकार से, कोई दिक्कत नहीं। सरकार कोई मुदाखलत नहीं कर रही है, ना सरकार कोई इंटरफेयर कर रही है, और उनको बच्चे भी पढ़ाने दीजिए। बता दें कि देश के तमाम सियासी, चुनावी और सामाजिक मुद्दों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत देखना ना भूलें आप आज रात 8 बजे। सीजन कैंपेनर है, आपके लिए होम एडवांटेज है या प्रेशर भी है? नहीं, देखिए मैं कभी प्रेशर में काम नहीं करता। जब आपकी पर्सनालिटी में आई फैक्टर बहुत होता है तो यू विल बी ऑलवेज इन प्रेशर। मैं अपने आप को हमेशा वी में देखता हूँ, हम सब लोग। अब 18 करोड़ की पार्टी है, काहे का प्रेशर? पहाड़ों में सरकारें रिपीट इजीली होती नहीं है, आपने किया है उत्तराखंड में, हिमाचल में भी होगी? हाँ बिल्कुल होगी। जब जनता ये तय कर लेती है कि उसका हित किस में है, और इसका जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो जनता ही अपने हित की चिंता करती है।